वेलकम टू यूपीएससी 5, लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज जो मैं लेक्चर लाया हूँ, स्ट्रैटेजी एंड द स्टडी प्लान फॉर द यूपीएससी 2022, बहुत कंप्रहेंसिव लेक्चर है दोस्तों। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। बहुत से डू एंड डोंट्स हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, जिसके कारण हमारा रैंक रह जाता है या हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाता है। ये लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद बनाया है, टॉपर्स की स्टडी प्लान को, टॉपर की स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करने के बाद, और कुछ अपनी गलतियों से सीखा है, कुछ दूसरों की गलतियों से सीखा है। तो उसके बाद ये लेक्चर मैंने आपके लिए दोस्तों बनाया है। जिस तरह से एरिस्टोटल ने 160 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने 60 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतरीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस तरह से मैंने सबके स्टडी प्लान्स को स्टडी करके आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। तो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है दोस्तों, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। दिस सिग्निफाइज कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जानेंगे। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम मैनी स्टूडेंट कि उन्होंने कहा सर पूरा ग्राउंड जीरो से बताइएगा। तो क्विकली हम देखेंगे किस तरह से किस स्टेजेस में एग्ज़ाम डिवाइडेड है और कैसे हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों स्टडी प्लान फॉर द जीएस एज वेल एज फॉर द ऑप्शनल, कि किस फेज़ में हमें ऑप्शनल स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से जीएस स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अभी मई का मंथ चल रहा है, तो हमें उस तरह से इस अर्ली मंथ्स के एक दो मंथ्स की मोस्टली स्टूडेंट जो है जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो इस एक दो अर्ली मंथ्स में किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं और क्या डू है क्या डोंट्स है वो हम आज जानेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच अस टू ऑन दिस नंबर। आप हमें किसी भी टाइम दोस्तों कॉल कर सकते हैं। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करेंगे। आप हमें यूपीएससी 5 पे यहाँ पे अंडरस्कोर पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स सबसे पहले होता है सर दोस्तों आपका, फिर उसके बाद मेंस होता है, देन यू हैव योर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसके बाद आपका एक सपना पूरा हो जाता है दोस्तों। तो प्रीलिम्स जो है सबसे ज़्यादा मैंने डार्क प्रीलिम्स को इसलिए दिखाया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो फिल्टरिंग जो है आपकी फर्स्ट स्टेज में होती है, दैट इज़ द स्टेज 1 में आपकी होती है। फिर देन स्टेज 2 में आपकी फिल्टरिंग जो है थोड़ी कम हो जाती है। द फाइनल वन इज़ द स्टेज 3। देखिए आपको पता है दोस्तों 4.5 लाख एस्पिरेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं इसके लिए, जिसमें से प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं सिर्फ अराउंड 10,000। आप देख रहे हैं कितनी फिल्टरिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो फाइनल सिलेक्शन रेट है विच इज़ वेरी वेरी लेस देन द 1%। और इसके बाद जो मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं दैट दे आर अराउंड 3,000। एंड देन जो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी 800 के आसपास जो है फाइनल सिलेक्शन दोस्तों हो जाती है। तो इस तरह से हमारे 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन डिवाइडेड है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उसमें 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे की ड्यूरेशन है। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। जो 2 पेपर्स है जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडी 1 जो है दोस्तों उसमें उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज और नॉट। इसके मार्क्स जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपके ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी नेक्स्ट स्टेज में आप एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही ये आपका प्रीलिम्स डिसाइड करता है। पेपर जो 2 है इसमें आपको जो है ये सी सैट होता है, इट जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर। यू जस्ट नीड टू स्कोर 33% विच इज़ अराउंड 66 आउट ऑफ द 200, दैट्स इट। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देखिए अब जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस में जो क्वालिफाइंग एग्जाम से पेपर ए पेपर बी 2 पेपर होते हैं। पेपर ए जो है वो भी 300 मार्क्स का, पेपर बी जो है वो भी 300 मार्क्स का है। पेपर ए में दोस्तों यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा पेपर ए जो है इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम या हेलिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। बाकी सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप जो है आपकी मेंस के पेपर बाकी चेक नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको जो है 25% के आसपास चाहिए होते हैं, आपको 25% से ज़्यादा चाहिए होते हैं, विच इज़ अराउंड लाइक 75 प्लस आपको चाहिए आउट ऑफ द 300 दोस्तों। तो इसमें पेपर ए में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी सेलेक्ट करते हैं या कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पेपर बी इज़ इंग्लिश, ठीक है। तो पेपर बी में भी आपको 25% लेने हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं सेम कंटेंट रहता है। जो मैं पैटर्न ऑफ पेपर की बात कर रहा हूँ, ऐसे राइटिंग आता है आपको, रीडिंग कंप्रेशन आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, ट्रांसलेशन आता है आपको। पेपर ए में आपको इंग्लिश टू जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, एंड देन उस लैंग्वेज से वापस इंग्लिश में करना होता है। यूजेज ऑफ ग्रामर एंड द बेसिक लैंग्वेज, ये सब आपको पेपर ए पेपर बी में आता है। लेकिन इसमें आप याद रखिए ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक है। तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब जो पेपर मेरिट के लिए काउंट होते हैं वो है सबसे पहले पेपर ए पेपर 1, जिसमें ऐसे होता है 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 ये भी जनरल स्टडीज़ 1 हम इसको कहते हैं, जिसमें ये भी 250 मार्क्स का। इसमें आपकी इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी कवर होती है दोस्तों।
पेपर 3 की बात करेंगे, जनरल स्टडी 2, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे पेपर 2 में आपके आते हैं। पेपर 3 की बात करेंगे, 250 मार्क्स का, ये भी होता है। पेपर 4 की बात, एक्चुअली इट्स जनरल स्टडीज 3, जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा कवर आपका इसमें पेपर 3 GS 3 पेपर 4 में कवर होता है। तो बात करेंगे पेपर 5 जनरल स्टडीज, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड द एप्टीट्यूड, 250 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। मैं आपको बताऊंगा EEO का कंसेप्ट। कहा जाता है इफ़ यू वांट टू गेट अ रैंक इन द यूपीएससी, आपको EEO फॉलो करना है। ई मीन्स फर्स्ट, ई मीन्स ऐसे, सेकंड ई मीन्स दोस्तों आपका एथिक्स, एंड द O मीन्स ऑप्शनल। बाकी जनरल स्टडीज़ में अगर आपको अच्छी से नॉलेज है, पकड़ है, मोर और लेस आप सबके सेम मार्क्स आएंगे, लेकिन EEO डिसाइड्स कि आपका रैंक क्या आएगा दोस्तों। और बाकी पेपर जो 6 और पेपर 7 है, ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ये भी 250 मार्क्स का 1 पेपर P होता है। तो कोई भी ऑप्शनल एक लिस्ट दी हुई है यूपीएससी ने, जहाँ भी आप, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल। आपके सब टोटल मिला के मेन्स के 1750 होता है, 1750 मार्क्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, विच इज़ अराउंड 275 मार्क्स, और ग्रैंड टोटल आपका 2025 बनता है। और इसके बेसिस पे फाइनल रैंक एंड फाइनल सिलेक्शन आपकी डिसाइड होती है दोस्तों। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी देखिए, जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 को मैंने नाम ही दिया है फाउंडेशन। ओके दोस्तों, फेज़ 1 को मैंने नाम क्या दिया है, स्ट्रैटेजी। जो फेज़ 1 है हमारी, उसको नाम ही मैंने फाउंडेशन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। हम अब बात करते हैं कि अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं, मई जून जुलाई की बात करते हैं, क्या डूज है क्या डोंट्स है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, देखिए स्टार्टिंग फेज इज़ वेरी क्रिटिकल, बिलीव मी, बिकॉज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन, और इट विल डिसाइड दोस्तों आपका आउटकम क्या रहेगा। इसलिए टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा। एज यू नो, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस फॉर द यूपीएससी, और यहाँ पे कोई स्कोप नहीं एरर का है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ सिलेक्शन रेट बहुत कम है, बहुत कम सिलेक्शन रेट है, लेस देन 1%। तो कोई स्कोप नहीं है एरर के लिए। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, यू हैव टू लर्न द सिलेबस, अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। द अर्लियर यू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, द अर्लियर यू प्रिपरेशन स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले पकड़ो सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस को रट लो, थोड़ा थोड़ा साथ में आप क्वेश्चंस भी देखते जाओ, आपको समझ आएगी कि यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, यूपीएससी आपसे क्या पूछना चाहती है, यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी के आपको पाथ पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देखिए 10 दिन ले, 15 दिन ले, लेकिन सिलेबस को बाय हार्ट याद करिए, बिकॉज जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, यू विल बी ईजिली टू क्लासीफाई दैम कि ये भैया GS1 का है, ये GS2 का है, ये GS3 का टॉपिक है, ये GS4 का टॉपिक है, और आप इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे उसको। सिलेबस को बाय हार्ट याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस को, जितनी जल्दी सिलेबस को समझेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिपरेशन में हम जो है NCERT की फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सब कहते हैं कि आपको 6 to 12 तक NCERT पढ़नी है, 6 क्लास से 12 तक की NCERT पढ़नी है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 9th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 9 to 12 जो है आपकी मेन NCERTs जो है वो आपको पढ़नी है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट में वीक हैं, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक टॉपर थे, मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे 6th क्लास के उनको ज्योग्राफी में जो थे वो थोड़े से वीक थे, तो उन्होंने 6th क्लास से जियो से शुरू किया। तो अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटी या किसी में भी आप वीक हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास, अदरवाइज 9 to 12 इज एब्सोल्युटली फाइन, आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो हम अब फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, हमने पहले सिलेबस को अच्छे से याद करना है, NCERTs को फर्स्ट रीडिंग देनी है, देन शॉर्ट लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल। देखिए जब आप फर्स्ट रीडिंग ऑफ NCERT स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि किस कंपोनेंट के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, किस कंपोनेंट में आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ रही है। एंड प्लस कंसीडरिंग योर बैकग्राउंड, कि आपने ग्रेजुएशन किस में की है, या क्या वो टॉपिक आपके उसमें ग्रेजुएशन में था या नहीं था, और अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, क्या वो टॉपिक सारे जो ऑप्शनल है मेरा, उसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल जिसके कुछ भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, राइट। जैसे मैं कह सकता हूँ संस्कृत अगर आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना, उसके इतनी डिटेल्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप अगर नॉन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब कुछ ऐसे नॉन ऑप्शनल्स को अगर चूज़ करेंगे, और आपका अगर उसमें इंटरेस्ट भी बनता है और NCERTs पढ़ने के बाद, तो देन यू कैन सिंपली गो फॉर इट। लेकिन फर्स्ट फेज में हमने ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट फेज में हमने ऑप्शनल को शॉर्टलिस्ट करना है। आप 3 से 4 ऑप्शनल्स को शॉर्टलिस्ट करके रख लें, तो उसका सिलेबस देखिए, उसके पेपर्स देखिए, और देखिए आपको किस चीज़ में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी, किस ऑप्शनल में। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज
हम इसलिए न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी पढ़ के बेस बनाना है, आपको चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जो है वो डेवलप दोस्तों कर लेनी है। हैबिट डेवलप होने से क्या होगा कि जब आप ये फेज़ खत्म करेंगे, आपकी एनसीईआरटी जब कंप्लीट होगी होगी, आप जब न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की आदत बन गई होगी, 21/90 रूल है, 21 डेज़ में आपकी हैबिट डेवलप होती है, 90 डेज़ में वो आपकी परमानेंट हैबिट बन जाती है, परमानेंट आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है। तो उसी रूल को हमने फॉलो करना है। आप क्या करिए, फर्स्ट फेज़ में सिर्फ आप रोज़ कोशिश करें थोड़ी पढ़ने की, और थोड़े जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसमें उसकी एक वोकैबुलरी बनाएं, उसको समझें, वर्ड्स को, उनका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो फिर बाद में रेपिटेशन होने वर्ड्स की शुरू हो जाते हैं और आपको अच्छे समझ आगे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने आप को बर्डन मत करिएगा कि मुझे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। फिर डोंट क्या है यहाँ पे, नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी, और आंसर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करनी है फर्स्ट फेज़ में। क्योंकि फर्स्ट फेज़ में आपको अभी बेस ही नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या, और आप उससे डिमोरलाइज ही होंगे। तो फर्स्ट फेज़ में हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। अब चलते हैं सेकंड फेज़ की तरफ दोस्तों। सेकंड फेज़ जो मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने का थोड़ा लंबा फेज़ है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ कवर करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसका नाम सुपर स्ट्रक्चर रखा है दोस्तों। फेज़ 2 में आपने क्या करना है, हमारी अभी फेज़ 2 में जब हम एंटर करेंगे, हमारी फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी होगी, हमें सिलेबस पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। ओके दोस्तों, तो अब जब हम इस फेज़ में आ गए हुए हैं, ठीक है, अब इस फेज़ में आपने सेकंड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि अब आपको होलिस्टिक व्यू मिलना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। जब आप सेकंड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप जानेंगे कि फर्स्ट रीडिंग में आपने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी थी, और अब आप चीज़ों को 360 डिग्री में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और उसको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक पूरा हॉलिस्टिकल व्यू उसका ले पाएंगे आप, और चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो हमने 3-4 ऑप्शन जो शॉर्टलिस्ट किए होंगे, उसमें से हमने अब टाइम आ गया होगा कि हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। और कंप्लीशन ऑफ ऑप्शनल वंस, हमने इन 4 महीने में रोज़ के 3 घंटे से 4 घंटे ऑप्शनल को देने हैं, और ऑप्शनल को एक बारी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको कंप्लीट करना है अच्छे से, ताकि हमारा ऑप्शनल की एक रिवीजन यहाँ तक हो गई हो। न्यूज़पेपर रीडिंग हमने रोज़ शुरू कर देनी है दोस्तों। अब हमारी हैबिट डेवलप हो गई होगी, रोज़ न्यूज़पेपर की हमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी, वो वोकैबुलरी के वर्ड्स भी समझ आने शुरू हो जाएंगे, और हम प्लस न्यूज़ को क्लासीफाई भी कर पाएंगे कि GS 1, 2, 3, 4 से कौन सी न्यूज़ बिलोंग करती है, और मैं कहाँ कहाँ इसको आंसर में यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। अब रेफरेंस बुक पिक्चर में आ जाती है दोस्तों। रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनसीईआरटी आपका बेस बन जाएगा, रेफरेंस बुक आपको एक किस्म का वैल्यू एडिड मटेरियल देगी दोस्तों, वैल्यू एडिड मटेरियल, इंपॉर्टेंट टू स्टडी। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस बुक मिस नहीं कर सकते। रेफरेंस बुक कौन सी किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर डाल रहा हूँ। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपकी नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। जब आपने सेकंड रीडिंग एनसीईआरटी की कर ली होगी, आपकी फिर रेफरेंस बुक आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको चीज़ों को समझ आना शुरू हो जाएगा। तो साथ में आपने क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट फॉर द क्विक रिवीजन। आपको इतने बल्कि नोट्स नहीं बना देने कि आप उसको पढ़ने का वापस रिवीजन करने का टाइम ना मिले। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ताकि आप प्रीलिम से पहले भी उनको क्विक रिवीजन दे सके, और मेन से पहले उनके पॉइंट्स आप याद रख के उनको आंसर्स में यूज़ कर सके। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग वंस इन अ वीक। हमें रोज़ टाइम देने की जरूरत नहीं, हफ्ते में संडे या सैटरडे आप एक दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे हम अपनी आंसर राइटिंग की एक हैबिट डेवलप करेंगे। हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पकड़ लेंगे, बहुत सी साइट्स हैं यहाँ डेली करंट अफेयर्स डाले जाते हैं। आप करंट अफेयर्स उस दिन का पकड़ें और लिखें, देखें कि आप कितने आंसर राइटिंग में कितने अच्छे हैं अभी तक हुए हैं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी से बेस बन गया है, रेफरेंस बुक आपके पास आ गई हुई है, तो आप कहीं ना कहीं अब आंसर लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। क्या नहीं करना है, न्यूज़पेपर को जो है उसको 90 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, बिकॉज बच्चे स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर, वही मैंने कहा कि हैबिट नहीं होती और सीधा न्यूज़पेपर पकड़ते हैं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं फर्स्ट फेज़ में। लेकिन हम हैबिट डेवलप करेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमें, और कौन से न्यूज़ पढ़नी चाहिए, और कैसे उनको क्लासीफाई करना है। तो वो चीज़ हमें अब इस फेज़ में आके वो पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे, और अच्छी तरह से न्यूज़पेपर को हम जान लेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। थर्ड फेज़, प्रो लेवल, दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड योर रैंक दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर, जनवरी एंड द फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो EEO का कंसेप्ट आ जाता है, ऐसे, एथिक्स एंड द ऑप्शनल। अब यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड और एनालिसिस करने थिंग्स की, जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैपनिंग्स हो रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस करना अब हमें आ जाना चाहिए दोस्तों।
अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एथिक्स को प्रिपेयर करना है। इन 3 महीने में अच्छी तरह से एथिक्स की बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके कंसेप्ट्स को समझना है और देखना है कि हम एथिकली कहाँ पे लाइक करते हैं। हमें अपनी वो नेचर में डेवलप करना है दोस्तों। एथिक्स एक नेचर में डेवलप करके आप तभी उसमें मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऑप्शनल की एक बारी रिवीजन भी कर लेनी है, ताकि हम मेन से प्रीलिम से ही पहले हम लोग पूरी तरह से ऑप्शनल में भी तैयार हो गए हों दोस्तों। हमें डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली मैगजीन्स को यहाँ रेफर करना है, बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में कई बार मिस हो सकते हैं। वो हम ओवरकम कैसे करेंगे, वो हम मंथली मैगजीन से ओवरकम करेंगे। और यहाँ पे हमें जीएस के जो नोट्स हमने हैं वो कंप्लीट करने हैं, जो मैंने आपको बताया था हमारे नोट्स होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, वो हमें रिवाइज और हमें अच्छे से कंप्लीट करना है और उनको एक बार रिवाइज करना है अगर टाइम मिले। अगर नहीं भी मिले तो नहीं, नेक्स्ट फेज में भी हम रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हमें यहाँ तक करना ही करना है दोस्तों। ऐसे राइटिंग, एज आई टोल्ड यू, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन 2 चीज़ें होती हैं आपकी किसी भी आंसर राइटिंग में या किसी भी ऐसे में। कंटेंट आपके पास यहाँ तक बहुत आ गया होगा दोस्तों, आपके पास एनसीईआरटीज़ हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके पास कंटेंट अच्छा खासा तैयार हो गया। अब हमें फोकस करना है प्रेजेंटेशन। आप दिन यहाँ पे डिसाइड करें संडेज को आप क्या करेंगे, आप 5 कोई भी ऐसे टॉपिक्स लें, ऑनलाइन लें, कहीं से भी लें, किसी भी साइट पे रेफर करें। संडे के दिन 5 ऐसे इसको पकड़ के आपने प्रैक्टिस करनी है। संडे के संडे आपने अब फोकस कहाँ करना है दोस्तों, प्रेजेंटेशन पे। कंटेंट आपका तैयार हो गया, प्रेजेंटेशन पे आप फोकस करके मुझे संडे के संडे प्रैक्टिस करनी है एसेस पे। और उसके बाद जो डेली आंसर राइटिंग हमने पहले जो वीकली रखी थी उसकी जगह हम अब रोज़ करेंगे। रोज़ हमने 1 घंटा ऑप्शनल और 1 घंटा जीएस को देना है अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, विद द टाइम पूरा रख के कि किस तरह से मैं अपने विद इन द टाइम अपने आंसर्स को कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एक्चुअल सिनेरियो जब आप मेंस के लिए बैठेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमारा संडे के संडे ऐसे की प्रिपरेशन चल रही है। वीकली ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपने राइटिंग करनी है, ठीक है। और आपको एक क्या है कि यहाँ पे दोस्तों एक क्या करिएगा, कुछ मतलब इसमें बेस बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर हो पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है आप स्ट्रांग है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। आप जो भी आपने लैंग्वेज पेपर एक लिए सिलेक्ट की होगी दोस्तों, उसका कोई एक मतलब उसी वर्निकुलर लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। सिर्फ 20 से 25 मिनट रोज़ की एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपको बेसिक जो जैसे हिंदी है, हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पकड़ लिया और 15-20 मिनट उसमें कुछ ऊपर से न्यूज़ पढ़ ली, ताकि आप हिंदी के टच में रहें। क्योंकि ऐसा यूजली होता है 10th के बाद हम अपनी लैंग्वेज के टच में रहते हो, हम लैंग्वेज में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो ये आपको वापस उसकी पकड़ बनाने में हेल्प करेगा दोस्तों। अब फेज आता है मार्च अप्रैल मई, प्रीलिम्स ओनली। देखिए दोस्तों, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लास्ट तक मेंस की तैयारी करते हैं तो उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता और उनका साल वेस्ट हो जाता है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले। ये गलती हम बहुत से मैंने देखा टॉपर्स भी कर चुके हैं, ताकि तभी उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका नहीं हो पाया। मार्च अप्रैल मई में हमने एक चीज़ पे फोकस करना है, हमने प्रीलिम्स पे फोकस करना है, इंक्लूडिंग सीसैट। अगर आपका देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपको मैथ्स अच्छा आता है, ये रीडिंग इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आपको इसी फेज में तैयारी करनी है। अगर नहीं तो आप जैन से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन सीसैट की। ओके, अब यहाँ हम सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप मार्केट जाओगे, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे विजन आईएएस हो गया, फर्म, जीएस को, दृष्टि, मतलब मैनी, इनसाइट, नाम आप लोग उनके सबके आपने टेस्ट सीरीज पकड़नी है, घर लानी है, वहां पर नहीं देनी है। मार्केट में मिल जाती है कॉपीज, आपने लेके घर आना है, टाइम बाउंड मैनर में उसको आपने अटेम्प्ट करना है दोस्तों। याद रखिएगा, टाइम बाउंड मैनर में, बिकॉज तभी आप एक्चुअल जो आपका प्रीलिम्स का प्रेशर है वो झेल पाएंगे एग्जाम में। जब वहाँ टाइम चल रहा होता है बहुत प्रेशर फील होता है, जब आप घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे दोस्तों। और जब आप 3 महीने तक उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा प्रीलिम्स में 101% यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स दोस्तों। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा। मार्केट में गए, टॉप इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज पकड़ के लाई, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे का टाइमर लगाया, 2 घंटे हमने टाइमर लगा के उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। देखना है कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, कैसे टफ लेवल है तो छोड़ना है, नहीं है तो कैसे अटेम्प्ट करना है पूरा, जिसमें डाइस ही रहता है कि ए या बी ऑप्शन है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपको जब आप एक्चुअल में करेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। हमारा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा, और आपको जो है आपके शॉर्ट नोट्स हैं जीएस के, वो आपको रिवाइज करने ही करने हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अब कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं, कोई भी दोस्तों डाउट्स हैं, यू कैन रीच मी ऑन दिस नंबर। आप कॉल कर सकते हैं कभी भी हमें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।